गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग पर्सनैलिटी के बारे में। हमने शुरुआत ही की थी कि पर्सनैलिटी क्या है और कैसे ये हमें इन्फ्लुएंस करती है। किसी व्यक्ति वो बहुत कम बोलता है, दूसरा बहुत ज़्यादा बातें करता है। कोई व्यक्ति आसानी से जहाँ भी जाता है अपने दोस्त बना लेता है, किसी के बहुत रेयरली बनते हैं। कोई व्यक्ति आसानी से दूसरों के साथ में मिक्सअप हो जाता है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो इसके पीछे कारण माना गया इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ साथ में पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से व्यक्ति का बिहेवियर इस तरीके से डेवलप होता है। तो हमने बात करी कि पर्सनालिटी है क्या एक्चुअली, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो पहले जो भी रोल प्ले करते थे व्यक्ति विशेष का रूप प्रदर्शित करने के लिए एक मुखौटा, बाह्य आवरण जो यूज करते थे, वो लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया, जिसका मतलब होता है मास्क और फेस मास्क, मुखौटा और बाह्य आवरण। आज अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को प्रदर्शित करके रोल प्ले कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का हम फेस मास्क लगाते हैं और उससे रिजेम्बलेंस करते हैं कि ऐसा था व्यक्ति, राम है, रावण है, एनीवन। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी आज डेवलप हुई, जब व्यक्ति ने जन्म लिया तब से ही हर चीज धीरे धीरे डेवलप हुई। रिकॉग्निशंस बाद में मिली। तो हमें लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी के, ये पर्सनालिटी वर्ड कहां से लिया गया, लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया था, जिसका मतलब होता है फेस मास्क। पर्सोना जिसका मतलब होता है मास्क। यह आपको दिखाया गया है। ये आज हम किसी का भी सपोर्ट करते हैं तो उसके रिप्रेजेंट पॉलिटिशियंस हैं, आजकल इतनी रैलीज हो रही हैं, वो क्या करते हैं, जो जिस पार्टी का समर्थक होता है उसका फेस मास्क यूज करते हैं। इट मींस यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन। फिर हमने इसकी बात करी थी व्हाट इज हाउ यू कैन डिफाइन पर्सनैलिटी। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया। एलपोर्ट हुए, देन एपीए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने भी अपनी परिभाषा दी, विगियन हंट, एनएल मुन, सबने इसका अगर हम निचोड़ निकाले तो इसका मतलब व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व एक इस प्रकार का सिस्टम है जो कि किन किन चीजों से मिलकर बनता, साइकोसोशियल सिस्टम, जो व्यक्ति विशेष की अपनी एक पहचान बनाता है और अपने आप को उस वातावरण में स्थापित कर लेता है। एलपोर्ट ने भी डेफिनेशन दी, लेकिन इसका मकसद यही है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन बाय द साइकोसोशियल सिस्टम्स विच मेक्स यूनिक आइडेंटिटी एंड मेक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। वही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है, जो एक समायोजन है जो हमारे तंत्रों से चलता है। वो अपनी एक अलग छाप और पहचान बनाता है और अपने आप को उस वातावरण के अनुरूप प्रतिस्थापित कर लेता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। हमने बात करी थी कि डायमेंशंस कौन कौन से होंगे, क्या जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसके लिए फैक्टर्स जिम्मेदार माने गए हैं। फैक्टर विच इन्फ्लुएंस योर पर्सनैलिटी मेजर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हेरिडिटी, एनवायरमेंट एंड सेल्फ। आनुवांशिकता के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स ट्रांसमिट होते हैं और वो हमारा इंपैक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर फैमिली में देखा गया कि सभी टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, जीनियस कैटेगरी के, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में आने वाले वो भी इसी तरीके का पैटर्न होता है। कई बार हम देखते हैं परिवारवाद का जो पैटर्न आता है कि ये सब तो इनके परिवार में खूबी है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये सब लंबे लंबे टॉल है, हेल्दी है, सब पहलवान है। दिस इज द इनहेरेंट जेनेटिक इम्पैक्ट है। सब इस परिवार के तो सब उस्ताद हैं, खिलाड़ी हैं। दिस इज ऑल्सो द इम्पैक्ट। सब इस ये परिवार तो पूरा बुद्धिजीवी है, सब आईएएस आरएएस इस फैमिली से है मेजोरिटी। दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। कद काठी रंग,
ये भी हमें प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा है वातावरण। हम जिस माहौल, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारी विचारधारा और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप जिस परिवेश में जहां रहते हो, आपकी मनोस्थिति, मनोदशा और शरीर पर भी प्रभाव धीरे धीरे दिखने लग जाता है। ये वातावरण का प्रभाव है। आप ऐसे सर्कल में आप रहते हो, आप किसी प्रकार की गलत हैबिट्स में नहीं हो, ना आप सिगरेट पीते हो, ना तंबाकू खाते हो, ना किसी ड्रग्स का सेवन करते हो, लेकिन आपके सभी फ्रेंड्स अगर ऐसे हैं जो क्रॉनिक चेन स्मोकर हैं, एल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्टेड है, तो कब तक बचोगे? धीरे धीरे 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, दे विल मेक यू टू इन द एनवायरमेंट टू इंडल्ज। बहुत सारे ऐसे पैटर्न है, क्योंकि वो एनवायरमेंट, डेली आपका एक्सपोजर उन्हीं चीजों से हो रहा है। वन डे यू मे लैंड अप विद द प्रॉब्लम। ये वातावरण प्रभावित करता है, हमारी सोच को भी प्रभावित करेगा। एक बच्चा जो डेली वहां देख रहा है कि मारधाड़ हो रही है, चोरी डकैती, चाकू वाकू चलना आम बात है, तो उसके लिए ही कैन बिकम एनी टाइप ऑफ एंटी सोशल। मर्डर करना उसके लिए, क्यों? डेली वो काटता है, तो उसको दया प्रेम वाली बात नहीं, तो उसको डेवलप और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। थर्ड फैक्टर विच इज द सेल्फ, कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं अपने बारे में क्या जानता हूं, वो भी योर लिमिटेशंस, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। जैसा मैं चाहूंगा वैसा संभव है। मान ली सोचने मात्र से ही नहीं है, फिर उसके साथ में एफर्ट्स भी जरूरी हैं। योर एफर्ट्स, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अचीव योर गोल, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये मुख्य रूप से 3 फैक्टर्स हैं। जब इन डायमेंशंस की बात करें तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में जानना है, जो मैं अभी सेल्फ की बात कर रहा हूं। अगर मुझे ये पता नहीं है कि मेरी कमजोरी क्या और मेरी टैलेंट क्या और मैं किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता हूं, तो आगे बढ़ना असंभव है। टीचर है, आपका गाइड है, आपके रिलेटिव से जिन वो बहुत सारी खूबी देख लेते किसी बच्चे में और वो कहते हैं ये उस क्षेत्र में बहुत अच्छा जाएगा, मैंने देखा है इसमें ये टैलेंट है, और जब उससे फिर आप उसको अवेयर कराते हो, वो उस पर और ज्यादा वर्कआउट करता है, तो स्ट्रांग बनता है, इफेक्टिव बनता है, और एक अच्छा नाम, एक अच्छा मुकाम मिलता है व्यक्ति को। दिस इज बिकॉज इट इज द डायमेंशन सेल्फ कॉन्शियसनेस। वीकनेस के ऊपर भी हमारी ताकत के साथ साथ में वीकनेस जानकारी होनी चाहिए हमें, हमारी कमजोरी क्या है, किस प्रकार की, और उसको इंप्रूव करना, तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आपकी कमजोरी बढ़ती चली गई, देन यू आर इन डिक्लाइन फेज। आगे बढ़ना है तो कमजोरी पर भी विजय पानी, इसको इंप्रूव करना है, इसको बूस्ट अप करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, देन यू कैन एनहांस योर कैपेसिटी, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। आपको ही पता नहीं है कि मैं कितने किलोमीटर दौड़ सकता हूं, कितना खा सकता हूं, कितना मेरी कैपेसिटी है, तो कैसे डिसाइड करोगे? आप जानते हो मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, मेरे सोशल कैपेसिटीज क्या है, मेरे स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यूर सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड हमने बात करी सोशियबिलिटी, ये भी डायमेंशन है। समाज के बिना हम रह नहीं सकते, समाज के बीच में ही रहना है, सामाजिकता के आधार पर। ये भी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि जो समाज से नहीं जुड़ सकता वो मतलब वो एंटी सोशल हो गया। सो वी हैव टू बी सोशलाइज। तो ये भी एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी बड़े हो गए, कितने भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गए, अगर आप समाज के काम के नहीं हो, दैट इज द यूजलेस। इसलिए तो आज परिवार, समाज, देश क्यों बनाया है? हम एक दूसरे से जुड़ सके, समाज अच्छा श्रेष्ठ समाज बने। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द गुड पर्सनैलिटीज। स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये हमारी इच्छा शक्ति भी हमारे विकास पर निर्भर करेगी। आपने किसी भी फैक्टर पे ये सोच लिया, जहां मान लिया कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है, तो समझो बॉडी रेस्पॉन्स भी धीरे धीरे ऐसे ही आने लगा, नेगेटिव रेस्पॉन्स। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही और वहां आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर रखा, तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं। सो दैट इज अनदर डायमेंशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। देखो, जीवन में समस्या हर व्यक्ति के सामने आती है, ऐसा कोई भी नहीं है। उन समस्याओं से लड़ना, जूझना, उन समस्याओं से बाहर निकलना, ये डिपेंड करते हैं व्यक्ति की कैपेसिटी के ऊपर। इसलिए जिन व्यक्तियों की इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है, निर्मल होती है, दुर्बल होते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और फेलियर हो जाता है। बहुत सारे ऐसी विपरीत परिस्थितियों के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे कि खाने को नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी थी और आज वो आईएएस बन गया, रोड लाइट पे पढ़ा,
स्ट्रॉन्ग विल पावर बनना ही है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व, हमारे विचार हर चीज को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आप विचार डेवलप करोगे, चाहे वो सकारात्मक है तो अच्छे सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। आपकी विचारधारा नकारात्मक है अपने प्रति या दूसरों के प्रति, उसका इंपैक्ट भी शरीर पर इसी तरीके, ब्रेन के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उस पर भी इसी तरीके से प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मानसिकता, सोच कैसी रखनी है। सो दैट इज स्ट्रॉन्ग विल पावर होना जरूरी है। डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी, एक विकास का क्रम है, हमें रुकना नहीं है। We have to go on enhancing capacity। जब हम शुरुआत एक्सरसाइज करते हैं तो एक दिन में तो ये नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे और हर एक्सरसाइज कराता है, वो भी हमारी लिमिट देखता है, फिर बढ़ाता है, फिर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। दैट इज, इसी तरीके से हमें भी अपने आप को विकसित करना होगा इन ऑल द डायमेंशंस। That is developmental continuity, whether it is physical development, whether it is emotional development, whether it is social development, whether it is psychological development, whether it is spiritual development। हर डायमेंशन में अपने विकास को, क्रम को बढ़ाना है। अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना है तो हर चीज आनी चाहिए ना, और वो तभी संभव है जब हम हर डायमेंशन पर वर्कआउट करते हैं। एक क्षेत्र में आप बहुत अच्छे हो, यू आर ए गुड साइंटिस्ट, but you are not a good father, you are not a good husband, you are not a good social person, but you are a good genius scientist। एक क्षेत्र में है लेकिन बाकी के क्षेत्र में फेलियर हो गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वो हर जगह बैलेंस बना रहा है, हर जगह सक्सेस है। he is a good father, he is a good husband, he is a good social person, he is doing the job as a good person, he is more effective सोसाइटी के हिसाब से। so that is another part। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हमने बात करी कि हमें विकास के क्रम के लिए शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भी प्रॉपर होना चाहिए। यह भी हमें इन्फ्लुएंस करेगा, चाहे इसमें हम फिजिकल के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें, मेंटल में हम चाहे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, दे आल्सो इन्फ्लुएंस। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन्स डेवलप हो गया तो वो एबनॉर्मलिटी हो गया, रिटार्डेशन हो गया तो शॉर्ट रह गया। सो दैट इज आल्सो द डायमेंशन विच में इन्फ्लुएंस योर पर्सनैलिटी। देन एडजस्टेबिलिटी, कि ये स्वस्थ रूप, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का ये गुण पाया जाता है, स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना। और जो अपने आप को समय के अनुरूप, स्थिति के अनुरूप नहीं ढाल पाते वो फेलियर हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जैसा समय आया, जैसा उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो। आप बहुत अमीर थे तब उस खर्चे उस समय थे, अगर डिक्लाइन फेज में आ रहा है तो आपको कटौती करनी पड़ेगी संभलने के लिए, अदरवाइज फिर पूरे पत्ते ताश की तरह फैल जाओगे। फिर आपका हो सकता है एक समय, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने अगर डिक्लाइन उस स्टैग्नेशन फेज में आए, फिर आप सूटअप कर गए। तो जैसा जैसा वातावरण, जैसी जैसी स्थिति, उसी के अनुरूप अपने आप को भी ढालना पड़ता है। तो दैट इज एडजस्टेबिलिटी इन ऑल द डायमेंशंस। सर्दी, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम के अनुरूप हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। परिवार में हम एडजस्ट करते हैं, क्लास में हम एडजस्टमेंट करते हैं। वी हैव टू एडजस्ट इन ऑल सिचुएशंस। देन गोल डायरेक्टेडनेस एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, अपने आप को एक दूसरे से जोड़ना, यह भी एक अच्छी इंपॉर्टेंस है। इसलिए फादर इज प्लेइंग हिज रोल, वो इतना सैक्रिफाइस करता है बाकी सब लोगों को जोड़ने के लिए, अपने भाई को, भतीजे को, परिवार को जोड़ने के लिए वो अपनी बहुत सारी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो अपना जो भी हिस्सा छोड़ देता है। क्यों? वो चाहता है मेरा परिवार जुड़ा रहे, यूनिटी रहे। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आपने स्टोरी भी पढ़ी है। तो ये हमारे सभी डायमेंशंस हैं जो डेवलप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट। चिंतन आपका कैसा है, थॉट प्रोसेस कैसा है, उसी हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। सिगमंड फ्राइड ने तो स्टडी की थी कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जिसकी मनुष्य जैसी प्रवृत्ति आपने ऐसे एनवायरनमेंट में रखा तो उसने ऐसा परिवेश देखा, ऐसे ही डेवलप हो गया। जिसको एनिमल क्रिएचर्स के साथ में रखा उसने पशु प्रवृत्ति डेवलप हो गई। तो हमने ये भी डिस्कस किया डायमेंशंस। देन वी हैव डिस्कस इसकी संरचना क्या है, टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बनावट के आधार पर हमने बात करी। तो इसमें इट इंक्लूड्स 3 डोमेन में पहली क्लास में ही आपसे सबसे पहले डिस्कस किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये 3 डोमेन है जो मिलके हमारे व्यवहार को डेवलप करेंगे।
सही रहेगा, गलत रहेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा किस तरीके से कौन सा डोमेन काम कर रहा है। तो इसके 3 हिस्से बताए हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। दीज आर द मेन 3 पार्ट कह सकते हो उसको। आगे जब हम टाइप्स ऑफ थ्योरीज में पढ़ेंगे उसमें डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या कहते हैं, इट इज स्पेसिफिक, यूनिक एंड ईच एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की अपनी पहचान क्यों है? आप जितने भी लोग यहाँ बैठे सबकी अपनी अपनी अलग पहचान, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, यूनिकनेस है। चाहे वो चेहरा है, चाहे वो आपका सोच है, चाहे आपकी विचारधारा है, चाहे काम करने का तरीका है, वो आपको भीड़ से अलग बनाता है, अद्भुत बनाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट इज डायनेमिक इन नेचर, कीप एन इंडिविजुअल एडजस्टिंग इन हिज एनवायरमेंट। हमें अपने आप को एडजस्टमेंट करना ही है। इट इज द सम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल क्वालिटीज ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। समायोजन है जो साइको सोशल सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है। कहने का मतलब दिस इज द टाइपोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ये हमने बात करी थी। अब बात आई थी, यहां तक हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि व्यक्तित्व को अगर हमें समझना है किसी व्यक्ति का कि पर्सनैलिटी है क्या, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या होगा, कैसे हम समझें इस व्यक्ति का इस प्रकार का व्यक्तित्व है। जैसे हम बीमारियां पहचानते हैं मेडिकल सर्जिकल में, सिम्टोमेटोलॉजी, हम डायग्नोसिस बनाने के लिए बताया कि इसके ये लक्षण होंगे हर बीमारी के हिसाब से। पीडियाट्रिक का अलग, मेडिसिन का अलग है, आपका साइकेट्री का अलग है कि इस बीमारी में ये लक्षण होंगे। ये आपका बेस रहेगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट कंडीशन। ऐसे ही व्यक्तित्व को पहचानने के लिए क्या बेस रहेगा, कौन सा आधार, किस तरीके से। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी हैज बीन डन ऑन वेरियस वेज, सम ऑफ देम। पहला है व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया उसके 2 पैमाने बताए। पहला है अकॉर्डिंग टू थ्योरी के आधार पर, टाइप थ्योरी, और दूसरा है ट्रेट थ्योरी। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व को समझने के लिए 2 हम आधार मान सकते हैं, 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है टाइप थ्योरी के आधार पर, जो हमें पढ़ी है थ्योरी उसके आधार पर, या मेरा आधार हो सकता है जन्मजात गुणों के, जो व्यक्ति जन्मजात पैदा हुए हैं, ट्रेट जिसको कहते हैं, वो मेरा पैमाना हो सकता है। तो 2 ही होंगे। कौन कौन सा? थ्योरी के बेस के आधार पर, या उसका टेम्परामेंट, उसका व्यवहार किसके आधार पर मैं व्यक्तित्व को पहचान सकता हूं, समझ सकता हूं किसी भी व्यक्ति विशेष का। तो इसमें फिर इसमें फर्दर क्लासिफाई किया। अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में भी 2 तरीके बताए, 2 अप्रोच बताई कि अगर मैं थ्योरी के हिसाब से पढ़ूंगा तो इसमें एंशिएंट क्लासिफिकेशन, प्राचीन वर्गीकरण। दूसरा है आधुनिक वर्गीकरण थ्योरी के आधार पर। अगर मैंने थ्योरी का पैटर्न माना कि मैं व्यक्तित्व को जानना चाहता हूं कि व्यक्तित्व का प्रकार कितने प्रकार का होता है थ्योरी बेस पे, तो उसमें मेरी अप्रोच हो सकती है या तो पुराना मेरा एंशिएंट अप्रोच हो सकती है या मॉडर्न अप्रोच हो सकती है। अगर मैं ट्रेट की बात करूं तो ये 2 साइकोलॉजिस्ट उन्होंने अपने बताए थे कि गुणों के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो सकता है। शारीरिक बनावट के साथ साथ में उसमें जो गुण मौजूद है उन लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं इसकी शरीर की बनावट, और उसमें जो मौजूद गुण व्यवहार उसके आधार पर भी पर्सनैलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। पैटर्न हो गया। ट्रेट इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करके एल्पोर्ट ने और कैटल ने अलग अलग विभाजन दे दिया कि साहब इस व्यक्तित्व इतने प्रकार का है मेरे अनुसार। कैटल ने अलग बनाया। तो इसका बेस रहा ट्रेट एंड थ्योरी, पहला वर्गीकरण। जब हम थ्योरी की बात करेंगे तो इसमें 2 आ गए, प्राचीन और आधुनिक तरीका। अगर हम ट्रेट की बात करते हैं इसमें कैटल ने एंड एल्पोर्ट ने वर्गीकरण बताया डिफरेंट पैमाने के आधार पर कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ थ्योरी, अब हमने एक पहला लिया है
ट्रेड को अभी बात चर्चा नहीं कर रहे, अब हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण थ्योरी के आधार पर कैसे होगा, कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है प्राचीन पद्धति के आधार पर और दूसरा है मॉडर्न के आधार पर। अब प्राचीन में उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा था कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, तब से ही व्यक्तित्व का निर्माण हो चुका है। तो इसमें यह दिया गया अकॉर्डिंग टू एंशिएंट क्लासिफिकेशन। अब एंशिएंट क्लासिफिकेशन जो अप्रोच है उसमें कौन कौन से बताए हैं उसने, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने बताया पुराने समय में साहब ऐसे इतने इतने प्रकार का व्यक्तित्व था, उसका बेस अलग, मैं आगे बात करूंगा। दूसरा भागवत गीता के अनुसार, क्योंकि पहले धर्म का ज्यादा बोलबाला था, आत्मा को ही सर्वोपरि माना गया और उसी के आधार पर भगवत गीता के अंदर बताया कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। व्यक्तित्व का बेस माना उसमें गुणों के आधार पर, क्या पहले आज ब्याह शादी में मिलाते हैं कितना गुणी है, तो उसमें भागवत गीता में 3 गुणों के बारे में बताया, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, प्राचीन पद्धति है हमारे देश के अंदर, एंशिएंट पीरियड में सबसे ज्यादा, एलोपैथी को तो रिकॉग्निशन अब मिली, चरक संहिता आप पढ़ोगे तो उसमें आयुर्वेद इज द फर्स्ट, इवन सर्जरी भी आयुर्वेद में सबसे पहले की गई थी। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। तो इसमें एंशिएंट के अंदर 3 हो गए, अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ये तो हो गया हमारा प्राचीन काल पद्धति व्यक्तित्व वर्गीकरण का थ्योरी के आधार पर। एक अप्रोच मेरी होगी हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया, दूसरा भगवत गीता ने क्या बताया और तीसरा आयुर्वेद के आधार पर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। दूसरा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के आधार पर, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, शारीरिक बनावट के आधार पर उन्होंने डिवीजन दिया है, आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर की बनावट, एक मानसिकता, मनोवैज्ञानिक व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण बनाया है। किसने, मॉडर्न वालों ने। मॉडर्न ने क्या माना था पैटर्न, शारीरिक बनावट, हाउ योर बॉडी इज बिल्ड अप, एक तो यह आधार था। दूसरा वो व्यक्ति बना जिसकी शरीर की बनावट, उसकी सोच कैसी डेवलप हुई है, दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के आधार पर। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंशिएंट क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, जो पहला हम बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें एंशिएंट पीरियड के अंदर हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि ये वो तरल पदार्थ हैं जिसका बेस है हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने का, बेस प्रोडक्ट है ये। उस बेस प्रोडक्ट के आधार पर उन्होंने पर्सनालिटी बता दी साहब कि ये पर्सनालिटी नाम दिया, और हर पर्सनालिटी के साथ में जुड़ा हुआ उसके गुण क्या रहेंगे उसके बारे में वर्णन किया गया। तो हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि ब्लड का बेस आधार पर सैंग्यून पर्सनालिटी नाम दी, निर्माण बेस प्रोडक्शन एंशिएंट पीरियड क्लासिफिकेशन में हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि जो हमारे शरीर के अंदर रसायन तरल पदार्थ है उसका बेस 4 माने उन्होंने, ब्लड, फ्लैगम, देन ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ये 4 मुख्य रूप से तरल पदार्थ है जो हमारे व्यक्तित्व का बेस माना हिप्पोक्रेट्स ने। उस बेस के आधार पर ही उसने कैटेगरी बना दी कि इसका नाम ये पर्सनालिटी रहेगा। जिसने आधार रक्त को माना, ब्लड को माना, तो उसने दे दिया पर्सनालिटी का नाम सैंग्यून टाइप ऑफ पर्सनालिटी रहेगी। हिप्पोक्रेट्स ने कहा द बेस ऑफ द पर्सनालिटी इफ इट इज द अकॉर्डिंग टू द ब्लड द नेम ऑफ द पर्सनालिटी विल बी सैंग्यून। अब उसने कहा कि इसके क्या गुण होंगे इस प्रकार के व्यक्ति में, किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। तो उसने कहा जो सैंग्यून टाइप की पर्सनालिटी है वो ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी, होपफुल, अकोमोडेटिंग एंड लाइट हार्टेड। कहने का मतलब वो जो व्यक्ति है वो आशावादी, खुशमिजाज, आनंद में जीवन जीने वाला व्यक्ति रहेगा, ज्यादा टेंशन पालने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अगर पर्सनालिटी सैंग्यून है तो कहने का जॉली मूड में व्यक्ति है, खुशमिजाज का आदमी है, सबके साथ में एडजस्ट हो जाएगा, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक और ये गुण पाया गया। इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है। जब हम इसको आधार मानेंगे तो ये समझ में आ जाएगा इसमें इस तरह के गुण देखने को मिलेंगे। फ्लैगम, तो उसने पर्सनालिटी का नाम दे दिया फ्लैगमेटिक।
जैसे कफ डेवलप होता है, म्यूकस डेवलप होता है, उसका बेस बनाया हिप्पोक्रेट ने ऑन द बेसिस ऑफ योर रेस्पिरेटरी म्यूकस, फ्लैगम जिसको बोलते हैं, म्यूकस है ये, उसके बेस के आधार पर उसने पर्सनैलिटी बताई फ्लैग्मेटिक। तो फ्लैग्मेटिक वाले लोगों का टेम्परामेंट कैसा होगा? दे आर कोल्ड, काम, स्लो एंड इनडिफरेंट। बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, बहुत स्लो हैं, ज्यादा उत्सुक नहीं होते, बिल्कुल अद्भुत हैं। दैट इज अनदर टेम्परामेंट ऑफ फ्लैग्मेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। दो प्रकार के बाइल पाए जाते हैं शरीर के अंदर, हिप्पोक्रेट्स ने कहा, एक है ब्लैक बाइल और दूसरा है येलो बाइल। ब्लैक बाइल और येलो बाइल के बेस मानते हो उसने कहा, जिसमें ब्लैक बाइल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक वाले जो लोग हैं उनमें किस प्रकार का? मेलैंकोलिक मतलब डिप्रेस्ड की तरफ पर्सनैलिटी है, दुखद है, तो उसका बेस मान लिया ब्लैक है। येलो मतलब कोलेरिक, मतलब ये समझो इसमें एनर्जी की कमी है और ये एनर्जी से भरा हुआ है, अपोजिट है एक दूसरे के। समझ में आ गया? तो मेलैंकोलिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी वाले लोग सैड, डिप्रेस्ड, उदास हैं, दुखी हैं, पेसिमिस्टिक, डिजेक्टेड, डिप्लोरेबल एंड सेल्फ इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जबकि येलो बाइल वाला जो इसका बेस माना है, कोलेरिक वाले जो लोग हैं इरिटेबल हैं, पैसिनेट है, स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव एंड इमेजिनेटिव, काल्पनिक भी होते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबल पर्सनैलिटी होती है, पैसिनेट एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, भावनात्मक लगाव ज्यादा पाया जाता है और एक्टिव भी ज्यादा होते हैं, कल्पनाओं में भी खोए रहते हैं, इमेजिनेटिव टाइप के भी, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है कोलेरिक में। ये सब मैनिया की तरफ लेके जाता है, मेलैंकोलिक डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो ये इसने बेस माना हिप्पोक्रेट्स ने कि व्यक्तित्व चार प्रकार का हो सकता है। एंशिएंट अप्रोच की अगर हम बात करेंगे, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार चार प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। उसका बेस ब्लड, फ्लैगम, देन येलो एंड ब्लैक बाइल माना। उसमें पर्सनैलिटी कौन कौन सी बताई? सैंग्यून, फ्लैग्मेटिक, मेलैंकोलिक एंड कोलेरिक। अब इसके इनके फिर कैरेक्टरिस्टिक बताए। सैंग्यून मतलब खुश मिजाज है, ज्यादा टेंशन नहीं पालेगा, जहां जाएगा एडजस्ट कर लेगा। फ्लैग्मेटिक वाले हैं स्लो हैं, समझो इंट्रोवर्ट हो गए, ये समझो एक्सट्रोवर्ट है। अगर इनको समझने का बेस आगे पढ़ेंगे, जो कार्ल जंग ने क्लासिफिकेशन दिया, तो हिप्पोक्रेट के हिसाब से चार प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। क्लियर? अगर आगे चलेंगे, अब हम एंशिएंट पीरियड के अंदर ही हम चल रहा, पहले हिप्पोक्रेट्स पढ़ा, फिर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। पहला हमारा है गया एंशिएंट के अंदर हिप्पोक्रेट्स, दूसरा है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, पर्सनैलिटी इज एज गुणास, गुण पाए जाते हैं। भगवत गीता के अंदर व्यक्तित्व को गुणों के आधार पर माना कि व्यक्ति के अंदर कितने प्रकार के गुण होने चाहिए, कितने गुण पाए जाते हैं, उसी के आधार पर मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्धारण किया गया अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो भगवत गीता के अंदर उन्होंने बताया तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मनुष्य जो जन्म लेता है, जो भी आत्मा होती है, उसमें तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हम सब में वो तीनों प्रकार के गुण हैं, पर वो डिफ्रेंशिएट करेंगे किस व्यक्ति में किस प्रकार का गुण पाया जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू भगवत गीता तीन गुण हो गए, तीन टाइप की पर्सनैलिटी हो गई, ये समझ लो। पहला है सत्वाज, जिसको हम कहते हैं सात्विक पर्सनैलिटी, राजस एंड तामस। सात्विक, राजस और तामसिक ये प्रवृत्ति है, समझ लो। भगवत गीता ने वेनस की प्रवृत्ति बताई, उसी से उसका व्यक्तित्व बना कि तामसिक प्रवृत्ति है, राजस है, सात्विक है। क्या वो उसका खान पान, आहार, विचारधारा सत्य है, सत्य से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, वो किसी अहिंसा में विश्वास करता है, हिंसक नहीं है, सत्य मेन बेस है, इसलिए उसको कहा है सत्वा, सात्विक, सत्य के साथ में जो खड़ा है।
राजस, राजा साइट हार्ट से। तामसिक, राक्षस प्रवृत्ति हो गई। सतयुग, राजयोग, तामसिक, राक्षस प्रवृत्ति गुण पाए जाते हैं जो दूसरों पर बुरे विचारधारा, बुरे कर्म, वो सब तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। राजस, ये अलग रजोगुण जिसको हम कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये भगवत गीता ने 3 गुण बताए हैं। ये हमारे 3 प्रकार की पर्सनालिटी हो गई, दैट इज सात्वा, राजस एंड तामसिक। अकॉर्डिंग टू भागवत 3 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। अब फिर आ गया भगवत गीता के हिसाब से हमने पढ़ लिया, हिपोक्रेट के हिसाब से 4 प्रकार की पर्सनालिटी हो गई, भगवत गीता के हिसाब से पर्सनालिटी 3 प्रकार की हुई है। आप इसको चाहे प्रवृत्ति से जोड़ें, चाहे विचारों से जोड़ें, ये 3 गुण हैं, इन 3 गुण पाए जाएंगे। जिसमें राक्षस प्रवृत्ति है वो तामसिक प्रवृत्ति का हो गया। रामायण में देखते हो जो राक्षस दिखाए वो सब तामस प्रवृत्ति के। जो सत्य के साथ में जुड़ा हुआ सात्विक है। जिसने राज किया है प्रजा के राजा के रूप में, उसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, उसमें गुण होने चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटीज आनी चाहिए, नहीं हर कोई थोड़ी बन जाएगा। तो ये हमारे 3 बेस अकॉर्डिंग टू भागवत गीता। अब आ गए आयुर्वेद के आधार पर। प्राचीन जो हमारी पद्धति ट्रीटमेंट की आयुर्वेदा थी, उसके आधार पर 3 बेस बताए उसने, वात, पित्त और कफ। ये आयुर्वेद का मूल बेस है जिस पर पर्सनैलिटी की बात करो चाहे बीमारी की बात करो, ये इसी तरीके से डेवलप है। वो भी यही कहते हैं, अच्छा यार आपकी प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति है, वात प्रवृत्ति है, कफ प्रवृत्ति है। कफ का मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ज्यादा है। वात प्रति एयर, वायु, तो मतलब आपकी प्रवृत्ति वात की है तो गैस है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, ये भी हो सकती हैं। तो आयुर्वेद ने बेस बनाया बीमारियों का भी और व्यक्तित्व का भी। तो 3 प्रकार के वात, पित्त और कफ, ये 3 बेस हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। पर्सनैलिटी 3 प्रकार की होगी कि जैसे बीमारियों के बारे में बताया, मनुष्य के बारे में बताया, वही पर्सनैलिटी है उसकी। तो दैट इज वात, पित्त एंड कफ। कफ का मतलब म्यूकस। अगर इसको कंपेयर करोगे एक दूसरे से वर्ड वही है, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर उसको वर्गीकरण कर दिया है। आप अगर नया क्लासिफिकेशन इन्वेंशन करते हो तो अकॉर्डिंग आपको होगा, लेकिन बेस वही पैरामीटर्स रहेंगे। सो दैट इज वात दोष दिया, पित्त दोष दिया और कफ ये दोष है। ये बीमारी जो आयुर्वेद में बताई है कि आप में ये बीमारियां, क्योंकि ये इसका बेस यहीं से डेवलप हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, वात, पित्त, कफ। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता 3 प्रकार की, रजो, सतो एंड तामसिक, ये 3 प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट इज अब आ जाते हैं हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शरीर के बनावट के आधार पर, और एक मनोवैज्ञानिक विचारों के आधार पर पर्सनालिटी को मॉडर्नाइजेशन क्लासिफिकेशन के आधार पर समझाया। अब इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 2 साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने बताया, बेस बनाया कि पर्सनैलिटी कितने प्रकार की हो सकती है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जिसने शारीरिक बनावट को आधार माना, उसमें 2 साइकोलॉजिस्ट हुए, एक हुए क्रैसमर्स और दूसरे हुए सेल्डन। ध्यान दो यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक वर्गीकरण व्यक्तित्व का। आधुनिक वर्गीकरण व्यक्तित्व में जो शारीरिक बनावट बेस माना, उसमें 2 साइकोलॉजिस्ट, एक है क्रैसमर और दूसरा है सेल्डन। इन दोनों ने शरीर की बनावट
शरीर की ढांचा, शरीर का स्ट्रक्चर बेस है। कहने का मतलब शरीर की बनावट के आधार पर उन्होंने बताया पर्सनैलिटी ऐसी होगी। हिप्पोक्रेट्स ने बताया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, 4 तरल पदार्थों के आधार पर उसने पर्सनैलिटी बताई। लेकिन जब मॉडर्न की बात करते हैं तो आप जैसे शरीर को, व्यक्ति की शरीर की बनावट देखोगे, उस बनावट के आधार पर अनुमान लगा लोगे इसका व्यक्तित्व ऐसा है, ये पर्सनैलिटी इस टाइप की है। सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। तो ये 2 हो गए। साइकोलॉजिकल में अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग और आइजेंग, इन्होंने मनोवैज्ञानिक विचारों के आधार पर पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रेसमर्स ने किस तरीके से पर्सनैलिटी को बताया है। यहां देखें आप, अकॉर्डिंग टू क्रेसमर, जर्मन साइकोलॉजिस्ट, हम बात कर रहे हैं आधुनिक पद्धति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जिसमें क्रेसमर्स ने बताया कि इसका जो बेस बनाया, क्या बनाया, शरीर की बनावट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताई उसने कि, और उससे उस व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले व्यवहारिक गुणों के बारे में भी बताया है। अब हम बात कर रहे हैं शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार। तो उसमें पहला जो प्रकार बताया, उसने बताया पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। पहला है अकॉर्डिंग टू क्रेसमर्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सन हु हैव फैटी बॉडीज। फैटी मतलब जो शरीर की जिसकी बनावट गोलाकार, अंडाकार और मोटे होते हैं देखने में, उसको उन्होंने शरीर की बनावट मान लिया कि साहब इसका व्यक्तित्व ये है। तो इसने दिया पर्सन हु हैव फैटी बॉडीज, कहने का मतलब जिसके शरीर में फैट डिपोजिशन ज्यादा है, उस वाले व्यक्ति को देख के आप कहोगे कि साहब क्रेसमर्स ने कहा ये पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। आप कोई व्यक्ति अंदर घुसा और आपने देखा कि वो सब अंडाकार गोलाकार है ऊपर से नीचे इस तरीके से, तो आप अनुमान लगा लेना ये पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। फिर उसमें क्या गुण होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या हैं, सोशल, सामाजिक हैं ये लोग, समाज से लगाव रखेंगे। जॉली, खुश मिजाज, इजी गोइंग, गुड नेचर्ड, प्रवृत्ति अच्छी है, आपस में एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बिठा लेते हैं, खुश मिजाज है, जहां जाएंगे खुश रहेंगे और लोगों को भी माहौल खुश रखेंगे। हाँ। तो इसमें क्या हुआ, अगर आपने किसी व्यक्ति का देखा बॉडी स्ट्रक्चर अंडाकार गोलाकार है, तो समझ ले ये खुश आदमी है, खुद भी खुश रहेगा और इसको जो लोग हैं उनके फ्रेंड सर्किल भी ऐसे ही चाहिए जो खुश रहें। सो ऐसी टाइप की पर्सनैलिटी को उन्होंने दिया पाए। दीज पर्सन मे हैव कैरेक्टर्स ऑफ मैनिक डिप्रेशन, अगर इनमें किसी कारणवश भविष्य में कोई बीमारी होने की संभावना हुई तो उसमें संभावना कौन सी रहेगी, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, एमडीपी जिसको कहते हैं, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति में साइक्लिक फॉर्म में इस तरीके से मैनिया फिर डिप्रेशन, मैनिया फिर डिप्रेशन, ऐसे साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। तो इसमें अब समझ में आ गया कि जो व्यक्ति का शरीर का आकार अंडाकार है, गोलाकार है, वो खुश मिजाज के रहेंगे, आनंद में रहते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, अपने आप को स्थिति के अनुरूप एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी कारणवश भविष्य में अगर कोई बीमारी की संभावना बनी तो उनमें सबसे ज्यादा मूड डिसऑर्डर होने की संभावना है, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर की संभावना। समझ में आ गया कि इस व्यक्ति को अगर हुआ, जैसे आपने देखा आदनान स्वामी, गोल अंडाकार, कैसा दिखता है, ओवल शेप, अंडाकार है, दैट इज द एग्जाम्पल पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें हर पर्सनैलिटी के साथ में
भविष्य में होने वाली बीमारी की संभावना और उस व्यक्ति में क्या गुण पाए जाएंगे ये बताया। तो अब हमको समझ में आ गया, किसी व्यक्ति से ऐसे मिले आपने, अच्छा ये है, इसकी पाइकनिक पर्सनालिटी है तो इसका टेम्परामेंट ऐसा होगा, हम अलर्ट भी हो जाते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं बिना पूछे ही कि इसकी प्रवृत्ति इस तरीके से होगी, क्योंकि ये गुण पाए जाते हैं इस पर्सनैलिटी में। ठीक है। सेकेंड इज एस्थेनिक है, हाँ, दे हैव साइक्लॉइड टेम्परामेंट। जो मैंने कहा ना, साइक्लॉइड मतलब साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लॉइड का मतलब एक साइकिल चल रही है, चक्र के काल के हिसाब से इस तरीके से चलता रहता है, कभी दुखी है, कभी सुखी है, कभी मन उदास है, कभी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। इस प्रकार का इनमें रेस्पॉन्स पाया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। ये उनका मिजाज रहेगा। अगर आपसे पूछे अच्छा कैसे हाल, क्या मिजाज चल रहे हैं, दैट इज टेम्परामेंट। तो आप जिस व्यक्ति के शरीर की बनावट के आधार पर अनुमान लगा सकते हो कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो इसका व्यवहार ऐसा निकल के आ सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ बिहेवियर विल बी लाइक दिस। तो पहला, हाँ, इतना नहीं हो सकता। जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई नेचर के हिसाब से, पर्सनैलिटी को इतना आसान नहीं है चेंज करना। बट इट इज, ऐसा भी कहा है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक, इट इज गो ऑन चेंजिंग, बट इट्स नॉट सो फ्रिक्वेंट कि आप कल तो ये एंटी सोशल था, आज इसको नॉर्मल कर दो। ये बहुत लंबी जड़ें होती हैं इसकी। इट रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट काउंसलिंग, तब थोड़ा सा उसमें प्रभाव आता है, तब थोड़ा चेंज होता है। नहीं नहीं नहीं, पर्सनैलिटी आपके शरीर है, आपके विचारधाराएं हैं। आपने तो काउंसलिंग के हिसाब से उसको किसी चीज से अलग किया है, ब्रेन वॉश कर दिया कि वो ऐसा करता था, उसकी विचारधारा आपने बदल दी, पर ये लंबा समय है। हम उसकी व्यक्तित्व को लंबे समय में बदल सकते हैं, विच रिक्वायर्स ईयर्स टुगेदर, सालों लग जाती है। ऐसा नहीं एक महीना काउंसलिंग करी और आपने साहब आतंकवादी को और एक सेवक बना दिया, नहीं। पहले उसको मेंटल लेवल पर कॉग्निटिव थेरेपी से, रियलिस्टिक अप्रोच से जोड़ पड़ता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, फिर उसको स्टिमुलस दिया जाता है, फिर धीरे धीरे कर कुछ उसकी विचारधारा बनती है। जब वो समर्पण के लिए तैयार होता है, जब वो उसको छोड़ने के लिए 5 साल हो गए, 7 साल तब जाकर उसमें बदलाव कुछ आया। सो टू चेंज एनी पर्सनैलिटी इज नॉट इजी टास्क, बहुत आसान नहीं है व्यक्तित्व को बदलना। अब ये इसका मतलब ये नहीं होगा साहब उसने योगा किया, उसने जिम किया, आप बूढ़े को डेंटिंग पेंटिंग करके जवान थोड़ी बना सकते हो। विचारधारा, व्यवहार तो वही डेवलप होंगे, इनबॉर्न है, जो प्रकृति ने दे दी, उसको इतना आसान नहीं है बदलना। क्लियर? पहला हो गया पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। जर्मन साइकोलॉजिस्ट ट्रेसमर्स ने कहा कि आधुनिक पद्धति के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। उसने पहला कहा, जो लोग मोटे हैं, अंडाकार पाए जाएंगे, उसको हम कहेंगे पाइकनिक पर्सनैलिटी। दूसरा है एस्थेटिक। एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कैसे होते हैं? नॉट टू लॉन्ग, नॉट टू शॉर्ट, ना तो थिगने होते हैं ना ज्यादा बड़े होते हैं, कहने का मतलब बीच की एवरेज वाले हैं ये। वेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज, जो शरीर का वजन है उसके उम्र के अनुपात में नहीं पाया जाता है। इनकी प्रवृत्ति है इरिटेबल। दे कीप डिस्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, दूर रहना चाहते हैं जिम्मेदारियों से। दे लिव इन फैंटेसी, काल्पनिक कल्पनाओं में ज्यादा खोए रहते हैं। दे आर प्रोन टू हैव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, गंभीर मानसिक बीमारी होने की ज्यादा संभावना होती है। दैट इज एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। देयर टेम्परामेंट इज ऑल्सो नॉट सीजोइड पर्सनैलिटी। ये
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पार्ट है। अगर बीमारी उनमें हुई या व्यक्तित्व का विकार पैदा होता है, दैट इज सीजॉइड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। रियलिटी से अपने आप को जोड़ नहीं पाते, इस प्रकार का व्यक्तित्व विकार उनमें डेवलप हो जाएगा। तीसरा है एथलेटिक। वर्ड से ही समझ में आ रहा है। एथलेटिक टाइप लोग कैसे होते हैं? दुबले पतले। ये कैसे होते हैं? अंडाकार। ये कैसे होते हैं? बैलेंस बॉडी स्ट्रक्चर, एडिक्वेट मसल ग्रोथ, सोशल प्रेस्टीज, दे कैन डू एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एथलेटिक का मतलब होता है दे आर स्पोर्ट्समैन टाइप के होते हैं। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स आर स्ट्रांगली डेवलप्ड। वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है इन लोगों में, आक्रामक हो जाते हैं, दैट इज एथलेटिक। एक टाइप और उन्होंने बताई कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये जो तीनों टाइप हैं उनका मिश्रण मिलता है, एक अलग ही टाइप की कैटेगरी बन गई, उसको नाम दिया डिस्प्लास्टिक टाइप। सर एक गुण ही एक गुण, एक गुण कहने का मिक्सर है, हाइब्रिड हो गया, दैट इज नोन एज डिस्प्लास्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर क्वालिटीज ऑफ अबव 3। इन प्रकार के तीनों में कोई कोई पार्ट मिल रहा है और उनसे अलग ही एक प्रकार की जो पर्सनालिटी निकल के आई, उसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लास्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो 4 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में क्रेसमर्स ने बताया, पाइकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक। हर व्यक्तित्व के साथ में कि उसका व्यक्तित्व के मिजाज किस तरीके से, उसका व्यवहार निकल के आएगा, उसके बारे में। टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, या इसको आप टेम्परामेंट भी कह सकते हो। टेम्परामेंट मिजाज, व्यवहार, प्रवृत्ति, ऐसा है, दिखने में ऐसा है, ऐसा व्यवहार निकल के आ सकता है। सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। सीजो एंड फ्रेनिया 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। सीजो का और फ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी बोलते हैं इसको। साइकोसिस है ये। सीजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी साइकोटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है, जिसमें व्यक्ति में सोचने की, अपने आप को वातावरण से जोड़ने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वो अपने आप को उन चीजों से जोड़ नहीं पाता, इसलिए इसको नाम दिया गया है सीजोफ्रेनिया। सीजो का मतलब और फ्रेनिया 2 शब्दों से मन को बना है, सीजो एंड फ्रेनिया। जैसे स्प्लिट का मतलब डिवीजन होना, दिमाग की सोचने की प्रवृत्ति, चिंतन वो विभाजित हो जाती है, वो एक सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, इसलिए व्यक्ति में चिंतन मनन की प्रवृत्ति और अपने आप को वातावरण से जोड़ने की वो खत्म हो जाती है। ऐसी बीमारी है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस मेंटल डिसऑर्डर्स। बहुत ज्यादा सीवियर डिसऑर्डर है जिसको हम सीजोफ्रेनिया कहते हैं। क्लियर? तो 4 प्रकार की हो गई, पाइकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक एंड डिस्प्लास्टिक। इन तीनों का मिश्रण जो आ गया, एक एक चीज कहीं से उठाई और अपने चौथा प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब दैट इज नोन एज डिस्प्लास्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? मिश्रण है, ये आ गया ना। दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर क्वालिटीज अबव 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, बट दे हैव मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज अबव पर्सनालिटीज। एक गुण यहां से उठ गया, एक यहां से उठ गया, एक यहां से हो गया, या तो अब सब मिले, वो तो है, संभव नहीं है। कहीं से 2 आ गए, कहीं से 1 उठ गया, किसी का ये 3 फैक्टर मिलकर फिर एक अलग ही पैटर्न बन रहा है, दैट इज नोन एज डिस्प्लास्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 3 पर्सनालिटी इज नोन एज डिस्प्लास्टिक है। हाँ, एक का 2 का मोर देन 1 मिक्सर मिलेगा, अगर एक का होगा तो पर्टिकुलर हो गया। समझ में आ गए? सो दैट इज मिक्स कर दिया आपने, जैसे फ्रूट सलाद है, एक एक चीज को मिलाओ और फिर अलग ही डेजर्ट बन जाती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लास्टिक ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेल्डॉन,
सेल्डोन ने भी क्या किया, उसने बताया अकॉर्डिंग टू सेल्डोन, हिज थ्योरी इज आल्सो नॉन सोमेटोटाइप। सोमेटिक मतलब शरीर की बनावट। सेल्डोन ने पर्सनालिटी की बताई साहब, ये he did a study on 4000 students, classified the personality into 3 types। सेल्डोन ने एक स्टडी की, सर्वे किया, उसने 4000 विद्यार्थियों पर शरीर की बनावट के आधार पर अध्ययन किया और फिर उसने बताया कि पर्सनालिटी कितने प्रकार की हो सकती है। तो सेल्डोन ने कहा कि शरीर की बनावट के आधार पर 3 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। कहने का मतलब शरीर की मसल्स, शरीर की ग्रंथियों की बनावट, शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर जो बनावट बेस माना, शरीर की बनावट बेस माना, उसके आधार पर उसने कहा 3 प्रकार के व्यक्तित्व होंगे। अकॉर्डिंग टू सेल्डोन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब कौन कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी कैसा रहेगा? उस जो व्यक्ति है एंडोमॉर्फिक है, वो कैसा दिखेगा शरीर की बनावट के आधार पर? तो बताया दे पर्सन हु हैव एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी हैज हाईली डेवलप्ड विसरा। कहने का मतलब शरीर ज्यादा डेवलप हो गया है। अगर हम अंडाकार गोलाकार की बात करें तो उसको कंपेयर कर सकते हो एंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। बेस वही है। देयर सोमेटिक स्ट्रक्चर इज सेम एज पाइकनिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कहने का मतलब यहां आ गया ना, फैट राउंडेड बॉडी। हमने पाइकनिक में पढ़ा था, गोलाकार अंडाकार। अब इसमें फिर बताया इस एंडोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, उसमें किस प्रकार का मिजाज पाया जाएगा, किस प्रकार का व्यवहार पाया जाएगा, किस प्रकार का टेम्परामेंट मिलेगा। दैट इज इजी गोइंग, सोशिएबल, फाउंड ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड ड्रिंकिंग, गुड नेचर, जॉली नेचर। कहने का मतलब जो लोग मोटे हैं, राउंड अंडाकार बॉडी पाई जाती है, वो आसानी से हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, आसानी से वो समाज में मिक्सअप हो जाते हैं, दोस्तों में मिक्सअप हो जाते हैं, फ्रेंड सर्किल बना लेते हैं, और उनको शौक होता है, वो खान पीन का बड़ा शौक रखते हैं, आराम से ज्यादा नींद लेना चाहते हैं, और ड्रिंकिंग, जॉली नेचर ये पाया जाता है। कहने का मतलब ये खुश मिजाज के लोग हैं जो आसानी से लोगों में मिक्सअप हो जाएंगे, एंजॉय करेंगे, खान पीन का ज्यादा शौक पाया जाता है। एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डॉक्टर हाथी इज एग्जाम्पल ऑफ। हमेशा वो खाने से शुरू होती है, उसके बाद एंड भी खाने पर होती है, और आपके बॉडी स्ट्रक्चर देखो एग्जाम्पल। तो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एंडोमॉर्फिक डॉक्टर हाथी, उसको याद रखो, समझ में आ जाएगा कैसा दिखने वाला व्यक्ति का कैसा व्यवहार, कैसे प्रवृत्ति रहेगी, तो उसके देखो ना। बच्चों के साथ में मिक्सअप हो जाता है, खाने की बात से शुरू होती है, मुझे आराम चाहिए, सोने दो, हर एक व्यक्ति जहां जैसा है उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है, इजी गोइंग है, इगोस्टिक नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हर छोटी सी बात को मन में बिठा के वो परेशानी देती है। ये तो ऐसे अगर किसी ने कुछ कह दिया प्रभाव नहीं है, ठीक है यार कोई बात नहीं, इजी है, इधर से सुनो इधर से निकालो, यहां टेंशन नहीं बढ़ाना है, इसलिए वही आदमी खुश रह सकता है। और जो हर चीज इगोस्टिक हो तो हर छोटी बात पर विचार करेगा, चिंतन करेगा, तो यहां स्ट्रेस बढ़ेगी और फिर वो वहीं अटक जाता है और वो परेशानी का कारण बन जाती है। सो दैट इज एंडोमॉर्फिक। दूसरा है मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक वाले लोग कैसे? बैलेंस डेवलप ऑफ विसरा। यहां तो क्या देखो, हाईली डेवलप है, तो कहने का मतलब मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस है फैट। यहां है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विसरा, स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर। मीजोमॉर्फिक मतलब ये समझ लो एक्टिव है, मसल्स है, बाइसेप्स बनी है, ट्राइसेप्स बनी है, एब्डोमिनल मसल्स उसने इस तरीके से बना रखी है, जैसे आप किसी जिम पे जाते हो तो उसके फोटो लगा रखा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मीजोमॉर्फिक टाइप ऑफ
personality. Muscles are well developed in person having this type of personality. This seems like athletic type of personality. खाली है WW, आप उसमें देखते हो एग्जाम्पल ऑफ मेसोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. उठा के फेंक देगा, इतनी एनर्जी है, 5-5 पे नहीं रुकेगा. बैलेंस बिस्रा. जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अपने बॉडी को बैलेंस करके रखना चाहते हैं. ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो चाहिए मस्कुलर स्ट्रक्चर बाइसेप में डेवलपमेंट होता है उनका. ठीक है, सो दैट इज. अब इसमें क्या होगा साहब, किस प्रकार का टेम्परामेंट मिलेगा इसमें? बैलेंस बॉडी स्ट्रक्चर, एडिक्वेट मसल ग्रोथ. उसके लिए वो एक्सरसाइज भी करता है, डाइट भी लेता है, जिम भी जा रहा है. तो इसमें एडिक्वेट मसल ग्रोथ होगी. पर्टिकुलर कि आप देखते हो किसी के यार कितने डोले सोले बना रखे हैं इसने, मेरे तो नहीं, पर ये हैज डेवलप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. उसने एक्सरसाइज से डेवलप किए. सोशल प्रेस्टीज, दे कैन डू एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ये भी स्थिति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं. क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, इनमें एक तरीके का जुनून रहता है, मतलब फिटनेस के प्रति उनका इतना है, सर्दी बरसात गर्मी उनको कुछ नहीं रोकेगी. टारगेट गोल, जिसको एथलेट में खेलना है, जिसको ओलंपिक में खेलना है, तो वो उसका टारगेट रहता है कि मुझे तो हर हाल में 4 बजे या 3 बजे जो भी टारगेट बना ले, मेरे को ट्रैक पर जाना ही है, एक्सरसाइज करनी ही करनी है, मेरे मसल्स को इस हिसाब से डेवलप, मेरे स्टेमिना को इस तरीके से डेवलप करना है, मेरे को ये रिकॉर्ड तोड़ना है. दैट इज द बिकॉज ऑफ मेसोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. एनर्जेटिक होते हैं, सुस्त वुस्त नहीं है. दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ एनर्जी. हैव कॉन्फिडेंस टू टेक रिस्क, ये रिस्क लेने में भी सक्षम होते हैं. लव टू डू एडवेंचरस एक्टिविटी, बोल्ड टेम्परामेंट. कहने का मतलब थोड़े गुस्सीला भी होते हैं. अब देखते हो क्रिकेट में कुछ बात नहीं हो तो देने लेने में फ्री नहीं पड़ते, फिर सलटते रहेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ मेसोमॉर्फिक टाइप पर्सनैलिटी. ये हिंसक, एग्रेसिव हो जाते हैं, एजिटेटिव हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी है शरीर के अंदर, मसल्स स्ट्रांग हैं, एक्टिव हैं. जब तक दूसरा सोचेगा सुस्त, वो खड़ा होकर 10-5 लगा देता है बिकॉज ऑफ बॉडी रेस्पॉन्स. सो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है. मस्कुलाइन स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, जिसकी मस्कुलाइन स्ट्रक्चर बॉडी डेवलप हो गई, वो मेसोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सन. जो अंडाकार गोलाकार हो गया, एंडोमॉर्फिक. जो दुबले पतले सूखे साखे दिखते हैं, दैट इज एक्टो टाइप ऑफ एक्टो. नेक्स्ट पर्सनैलिटी एक्टोमॉर्फिक. एंडो, मेसो एंड एक्टोमॉर्फिक. एक्टोमॉर्फिक, दे आर वेरी थिन. अब इसमें दिया है वीक फिजिकल स्ट्रक्चर, शरीर की बनावट का मतलब दुबले पतले होंगे. अंडर डेवलप विसरा लाइक, थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल. नाजुक, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक. थिन एंड लॉन्ग, पतले, लंबे और बहुत ऐसे डेलिकेट टाइप के, नाजुक टाइप के जो व्यक्तित्व पाया जाता है, उसको उन्होंने नाम दिया एक्टोमॉर्फिक. दे सीम लाइक एस्थेनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. अब इसमें क्या पाया जाता है? शरीर की बनावट कैसी होगी? दुबले पतले होंगे, दुर्बल शरीर, एकहरा बदनम पड़ते हो, मतलब थिन. अब उसका टेम्परामेंट और कैरेक्टरिस्टिक क्या पाए जाएंगे इस पर्सनैलिटी के आधार पर? उन्होंने कहा नॉट टू लॉन्ग और नॉट टू शॉर्ट इन हाइट. इरिटेबल नेचर, ये बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं इरिटेबिलिटी की वजह से. रीजन है दे डू नॉट शेयर देयर फीलिंग्स इजीली विद अदर्स. मन की बात ये आसानी से किसी को जल्दी से बताएंगे नहीं. अनसोशियल, आसानी से मिक्सअप, रिजर्व रहते हैं, अपने आप में ही ढूंढे.
अपने आप के ही बारे में ज्यादा सोचते हैं। इवन कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो दे हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, आसानी से किसी से हेल्प ना करना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, ईगोस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। देन रिजर्व नेचर, अपने आप तक सीमित रहते हैं। पेसिमिस्टिक एंड इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में, और इसी वजह से फिर दे बिकम्स वेरी सेल्फिश, स्वार्थी प्रवृत्ति भी इनमें डेवलप हो जाती है। तो जब ये मन की बात आप किसी से शेयर नहीं करोगे तो तनाव ज्यादा बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कोई बात हो जाती है हम जल्दी से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे अपने दोस्त से, परिवार से, जो उससे इन्वॉल्व हो उससे क्या होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ थेरेपी जिसको हम कहते हैं वेंटिलेशन, कैथारसिस। तो आपका इमोशनल पार्ट आपने बाहर निकाल दिया, देन यू बिकम्स मोर सेटल्ड कंपेरेटिवली। तो इस प्रकार से सेल्डोन ने कहा 3 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। कौन कौन से हैं? एंडो, मीजो एंड एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अभी कैसे दिखते हैं मैं आपको बताता हूं। अभी दिस इज द एग्जाम्पल। एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स। देखो डिफरेंस, जो अपन को डिफरेंस कर शरीर की बनावट के आधार पर। तीसरा है एंडोमॉर्फिक, तो देख लो ओवल शेप हो गई, गोल अंडाकार। तो बेस हमारा था शरीर की बनावट के आधार पर। सेल्डोन ने कहा 3 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, मीजोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। तो आप ऐसे लोगों को जब आप देखोगे शरीर की बनावट के आधार पर आपको पता लग जाएगा कि ये इसका किस प्रकार का व्यक्तित्व है। आधार है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। कैसा है वो, मस्कुलाइन स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो मीजोमॉर्फिक है, गोल अंडाकार मोटा है एंडोमॉर्फिक, दुबला पतला है लंबा है तो एक्टोमॉर्फिक। तो उसकी प्रवृत्ति और व्यवहार समझ जाओगे, पर अब आप ये समझ सकते हैं कौन व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा। मीजोमॉर्फिक वाला है कैसे रिएक्ट करेगा कौन सी सिचुएशन में, एक्टोमॉर्फिक वाला है कैसे उसका रेस्पॉन्स आ सकता है, एंडोमॉर्फिक वाला है वो किस तरीके से। तो ये जब हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं तो हम अपने आप को भी अलर्ट करते हो कौन सिचुएशन में व्यक्ति कैसे रिएक्शन देगा, भविष्य में होने वाली संभावनाओं के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है व्यवस्था समायोजन के लिए। सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ पर्सनालिटी, कि हमने जान लिया है तो हम उसका अनुमान लगा के उसका पता लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चंस बनेगा टाइप ऑफ पर्सनालिटी के आधार पर कि सेल्डोन ने पर्सनालिटी के कौन कौन से प्रकार बताए। अकॉर्डिंग टू सेल्डोन द टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर 1 2 3 नन ऑफ देम। फिर उसमें दिया कि सेल्डोन एंडोमॉर्फिक वाले जो लोग हैं उनका बेस है शरीर के आधार पर उनकी शरीर की बनावट कैसी रहेगी, तो आप आ जाएगा कहीं अंडाकार ओवल शेप दिया होगा। मीजोमॉर्फिक में कहीं कहीं आएगा कैसा होगा कि सब मस्कुलाइन स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स डेवलप पाई जाएंगी। एक्टोमॉर्फिक वाले कैसे होंगे, थिन होंगे, टॉल होंगे, फ्रेजाइल होंगे, उनमें इरिटेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। ऐसे कौन से प्रकार का व्यक्तित्व के लोग हैं जो अपनी मन की बात खुद तक ही रखते, दूसरों से एडजस्ट नहीं करते, तो उसमें एक्टोमॉर्फिक होगा या इंट्रोवर्ट होगा। ऐसा व्यक्तित्व का प्रकार जिसमें व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेता, खुश मिजाज में रहता, तो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी है, एंडोमॉर्फिक का हो गया। तो इस पर्सनैलिटी वर्ड कहां से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, पर्सनैलिटी पर्सोना का मतलब क्या है, कौन कौन से फैक्टर जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे, कि एनवायरमेंट है, कि हेरिडिटी है, या सेल्फ है, या ऑल ऑफ द अबव है। डायमेंशंस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पर्सनैलिटी का कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें से जितने भी डायमेंशंस के दिए उसमें से 4 आपको उठाया, 1 2 3 तो मैच करते और 1 डिफरेंट दे देगा या कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न आपको पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेल्डोन, अकॉर्डिंग टू क्रेसमस, अगर अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर
3 है, 4 है, 2 है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर, उसमें नाम दे दिया या तो, या नंबर से पूछ लिया कि बात पित्त कफ और ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ देम, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने कैसे बनाया? हिपोक्रेट्स का जो बेस ऑफ द पर्सनालिटी असेसमेंट क्या था? फ्लूइड के बेस पे आ गया। सो दिस वे द क्वेश्चंस कैन बी पुट अप। अब आ गया नेक्स्ट कार्ल जंग। तो कार्ल जंग ने क्या कहा, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसने तो कह दिया साहब एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, पैक्निक, एथलेटिक, एस्थेटिक, डिस्पास्टिक, ये सब अपने अपने हिसाब से उन्होंने दे दिया। अब हम आगे साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि कार्ल जंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। अब जब इनको पढ़ोगे वो सिमिलर लगते हैं, नाम अलग अलग, लेकिन जिस प्रकार से साइकोलॉजिस्ट उन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी हैं, तो उसने कहा कि साहब ये हमारा जो व्यक्तित्व का जो प्रकार है, 2 प्रकार का हो सकता है। एक है इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। हिंदी में अगर इसकी बात करें कि कार्ल जंग ने कहा सब 2 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। एक है जो अपने आप में ही रहता है, इंट्रोवर्ट होगा। इंट्रो का मतलब होता है विद इन सेल्फ, जो अपने आप में ही स्वयंभू हो, अपने बारे में सोचता है, इंट्रो। एक्सट्रोवर्ट अदर्स, और इसमें सेल्फ। 2 फैक्टर हैं जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कार्ल जंग ने कहा कि सब मुख्य रूप से 2 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है, एक है इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। तो वह बोला इंट्रोवर्ट कौन है और एक्सट्रोवर्ट कौन से हैं? तो उसने बताया इंट्रोवर्ट वाले लोग कैसे होते हैं, सॉरी एक्सट्रोवर्ट कैसे हैं, उल्टा हो गया फिर। हाँ, इंट्रोवर्ट सेल्फ, एक्सट्रोवर्ट अदर्स। बेस आधार ये हो गया। कार्ल जंग ने कहा 2 प्रकार का व्यक्तित्व है। इंट्रोवर्ट, दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन वर्ल्ड, कहने का मतलब जो लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने ही स्वार्थ के बारे में चिंतन करते हैं, हर चीज को अपने से जोड़ के रखते हैं, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व पाया जाता है उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। कैसा है उसमें? अनसोशिएबल, जो अपने ही सोचेगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, सामाजिक हो ही नहीं सकता। भाई हर चीज में मैं देखूं मेरा फायदा क्या है, दुनिया जाए भाड़ में, तो क्या मैं सामाजिक हो सकता हूं? नहीं हो सकता। तो इंट्रोवर्ट वाले लोग हर चीज, कोई भी किसी भी मुद्दे पे बात करो, मेरा फायदा क्या है, मुझे क्या मिलेगा, दे थिंक अबाउट सेल्फ। इसलिए उनका नेचर सेल्फिश नेचर होता है, स्वार्थी प्रवृत्ति होती है। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति को हो जाते हैं ज्यादा, वो सामाजिक नहीं हो सकते। सो दैट इज दे आर अनसोशियल। दे इजीली बिकम अपसेट ड्यू टू डिफिकल्टीज, इसलिए इरिटेट हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, आसानी से डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिफिकल्टीज, क्योंकि खुद को ही सॉल्व करना है। भाई जब आप में कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है और आपके टारगेट्स हाई हैं, तो डिफिकल्टी आएंगी। और आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो। सो दैट इज, कहने का मन की बात अंदर ही छुपा के रखना है, डिस्क्लोज नहीं करते जल्दी से कोई भी बात हो। तो दैट इज, इसलिए अपसेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। दे कैन नॉट एडजस्ट इन द रियल एनवायरमेंट, बड़ी समस्या आती है उनको वास्तविकता से, वातावरण में एडजस्ट होने में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो। दिक्कत की कारण है उनमें, वो अपने आप को अलग ही पाते हैं, आइसोलेट टाइप के हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि मिक्सअप जल्दी से नहीं हो पाते हैं। दे अवॉइड सोशल कॉन्टेक्ट एंड दे लाइक टू वर्क अलोन। ये आ गया एकाकी जीवन, ज्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते। जो स्वार्थी हो जाएगा वो मेल मिलाप नहीं रखेगा।
Their behavior is affected by self activities and thoughts and ideas rather than physical factor. क्या प्रभावित करता है उनका व्यवहार? जो मुख्य रूप से प्रभावित होता है उनकी खुद की गतिविधियों और विचारधारा और सोच, जबकि उसमें शारीरिक फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। उनका चिंतन मनन विचारधारा प्रभावित होती है सोच से। स्वार्थ की प्रवृत्ति है, हर चीज में अपने बारे में सोचोगे, दैट बिकम्स द प्रॉब्लमेटिक। धर्म का काम हो रहा है, उसमें मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा? हर एक में शेयर परसेंटेज चाहिए। इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू देयर सेल्फ डेवलपमेंट। इंट्रोवर्ट हैं, ईगोस्टिक होते हैं, आसानी से मन की बात दूसरों को नहीं बताते, इसलिए स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है, इसलिए डिफिकल्टीज भी ज्यादा होती हैं। कहते मिल बांट के हर समस्या का समाधान है। अब बताओगे नहीं तो स्ट्रेस आप तक ही सीमित रहेगा। एक्सट्रोवर्ट, दे हैव इंटरेस्टेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब वो दूसरे लोगों के आउटस्पोकन है। आप बात भी नहीं करे तो आगे बोले, अरे भाई क्या बात है, क्यों गुमसुम बैठा है, कहां जाएगा, अच्छा यार ले कुछ खा ले, फ्रूट्स दे रहा है आपको, अच्छा तू वहां रहता है, अरे मेरे फूफा जी भी रहते, मामा जी भी रहते, मतलब सोशलाइज हो रहा है, आपसे जानकारी निकाल लेगा, अच्छा मैं भी गया था वहां तक, अच्छा मेरा ये भी है। इट मीन्स एक्सटर्नल वर्ड, कहने का मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू अटैच विद अदर्स। और ये रेल में आप बैठ के जा रहे, बोल ही नहीं रहा है, 10 बार पूछोगे 1 बार वो करेगा, बहुत रिजर्व है। और दूसरा, समय कब कट गया उसका सफर का पता नहीं, 12 घंटे बाती बातों में पहुंच गया। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रोवर्ट। सोशिएबल, सोशियली एंड फ्रेंडली। कोई व्यक्ति आया ट्रेन के अंदर, बुढ़ा है, चढ़ने में सामान है, उसकी हेल्प करी, ला मैं रखवा देता हूं। कोई बुजुर्ग है जो पानी लेने नहीं जा सकता, तुरंत जाके बोतल पानी भर के लाया। मैं फलानी जगह सर्विस करता हूं, कोई भी काम हो तो बता देना, मेरा नंबर ले लो, फ्रेंडली, मैं वहीं रहने वाला हूं, आपका कोई भी काम हो। इट मीन्स एक्सट्रोवर्ट। दे डू नॉट बिकम अपसेट ड्यू टू डिफिकल्टीज। खुश मिजाज है, कुछ हो भी गया तो इजी गोइंग है, ज्यादा टेंशन नहीं पालते। टेंशन की दुकान है, ये टेंशन से पाला कम पड़ता है। दे कैन डू एडजस्टमेंट इन द रियल एनवायरमेंट। जहां है जिस मिजाज में खुश, वहां बैठ गए, 4 दोस्त मिल गए कहीं किनारे पे चाय के, वहां ठक्का, वहीं बस हो गया, माहौल जम गया, हंसी मजाक गप्पे चल रहे हैं, पुरानी बातें चल रही हैं। दैट इज एडजस्ट। आज नहीं सोएंगे यार, बहुत देर बाद में, 20 साल बाद मुलाकात हो रही है, चलो एंजॉय, एडजस्टमेंट। दे आर सोशियली एक्टिव एंड दे वांट टू लीव इंप्रेशन ऑन पब्लिक। वो सामाजिक होते हैं और दूसरों पर भी अपनी विचारधारा कार्य से प्रभावशीलता छोड़ देते हैं। आप कहते हैं यार देखो कितना बढ़िया नेक इंसान है, मेरी सीट दे दी, खुद कष्ट पा रहा है, और मुझे उम्र की वजह से, मेरे बुजुर्ग होने की वजह से मेरे साथ में, मैं ऊपर वाली बर्थ पे नहीं जा सकता, उम्र के हिसाब से मैं नहीं चल सकता, उसने एडजस्ट कर लिया। एडजस्टेबिलिटी। एक ऐसा नहीं साहब जो मेरा नंबर है वही है, मैं तो नहीं कर जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। एक ने कहा साहब मेरी फैमिली यहाँ है, आप इधर वाली बर्थ है, इस पर एडजस्टेबिलिटी। Their behavior is affected by physical factor rather than thoughts and ideas. कहने का मतलब ये अंडाकार गोलाकार वाले लोग हैं और ये वो दुबले पतले वाले हैं। अगर शरीर की बनावट के हिसाब से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो एक्सट्रोवर्ट अंतर्मुखी, आउटस्पोकन, हेल्पिंग नेचर। आप हेल्प नहीं मांग रहे हो, आप परेशान हो, तुरंत आके हेल्प कर लेगा, इंतजार भी नहीं करेगी, आप कहो मेरी हेल्प करो, और दूसरे से आप कहोगे तो नहीं आएगा हेल्प करने के लिए। इंट्रोवर्ट, यार मैं इनके झंझट में नहीं पढ़ूं, दैट इज इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। कार्ल जंग ने कहा दो। लेकिन क्या यह हमेशा संभव हो सकता है कि इंट्रोवर्ट के पैटर्न और एक्सट्रोवर्ट के दिए सब में मिलेंगे? नहीं मिल पाते। तो उन्होंने एक अलग टाइप के टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताई, दैट इज एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट में क्या होता है? एम्बिवर्ट वाज गिवन बाय वन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ कार्ल जंग। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कहने के बाद मिक्सर आ गया है इनका भी। आपने क्लासिकल देखा तो दो हो गए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, लेकिन हो सकता है इसमें मिक्स हो। रिजर्व है लेकिन सोशली है, वो हेल्प कर रहा है, तो मिक्स पैटर्न हो गया। तो जहां मिक्स पैटर्न की बात आ गई उसको उन्होंने क्या कर दिया, एम्बिवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो कार्ल जंग ने कहा कि सब व्यक्तित्व मुख्य रूप से दो प्रकार का ही होता है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। लेकिन कई व्यक्तित्वों में ऐसा देखे गए क्लासिकल कन्वर्जेंट डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, किसी में मिक्स पैटर्न पाया गया, तो उन्होंने एक अलग टाइप ऑफ पर्सनालिटी का नाम दिया जिसको कहते हैं एम्बिवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के सामूहिक गुण पाए जा सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है एम्बिवर्ट। अगर मेजर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो ही है, बेस की बात करेंगे तो दो ही रहेगा, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। सो कार्ल जंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया। ये तो उनके जो फॉलोअर्स आगे जो जिन्होंने अध्ययन कहा, उसने नहीं माना, ऐसा मैं नहीं मानता इस बात को, पर मैंने ऐसा भी अध्ययन किया है कि ऐसा नहीं कि इंट्रोवर्ट के और एक्सट्रोवर्ट के अलग अलग ही हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनमें मिक्स पैटर्न देखने को मिला, तो उसने एक अलग नाम दे दिया गया। ये कार्ल जंग ने नहीं दिया है। इसलिए अगर सवाल आता है अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आर, तो दो ही हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। दिस इज अनदर पर्सन हु हैज इंक्लूडेड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओन एक्सपीरियंस, कि मैंने ये देखा है, ऐसा भी हो सकता है, तो उसने इंक्लूड कर दिया एक टर्म दी एम्बिवर्ट, दोनों का मिश्रण मिल गया, दैट इज नोन एज एम्बिवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। क्लियर? तो अब इसमें देखेंगे किस तरीके से अब ये यहां तक अपना कार्ल जंग तक का अपना हुआ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब इसमें से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि कार्ल जंग के अनुसार कितने प्रकार का व्यक्तित्व है, फिर उसमें आ जाए इंट्रोवर्ट के व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व वाला, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाएंगे। तीन देकर एक अलग दे दिया उसने, नन ऑफ देम दे दिया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का इंट्रोवर्ट में अंतर्मुखी सेल्फिश नेचर पाया जाता है। उसमें पाया पूछा कि इन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पर्सन इज हैविंग सेल्फिशनेस टेंडेंसी, तो आ जाएगा कहीं कहीं इंट्रोवर्ट आपको दिया होगा उसमें, कि वो अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है। द पर्सन, क्वेश्चन पूछे, पर्सन हु इज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, ही इज आउटस्पोकन, हेल्पिंग अदर्स एंड फ्रेंडली, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी सीन इन द एक्सट्रोवर्ट। साइकोलॉजिस्ट के आधार पर भी हो सकता है कि कौन कौन सी हो सकती हैं। अगला जो अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, द क्लासिफिकेशन आइजिंग लास्ट, देन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, दैट विल कंप्लीट योर पर्सनैलिटी यूनिट। पर्सनैलिटी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एग्जामिनेशन पॉइंट से ही, ये हमारे जीवन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम व्यक्ति विशेष को समझ सकते हैं, मरीज को भी समझ सकते हैं, परिवार को भी समझ सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे को भी समझ सकते हैं। उसके बेस पर भविष्य में होने वाली संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, सतर्क हो सकते हैं, सजग हो सकते हैं, कौन सा व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कौन सा व्यक्ति का किस प्रकार का मिजाज रहेगा, कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार निकल के आ सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है अगर हम जानते हैं व्यक्तित्व के बारे में। जब व्यक्तित्व के बारे में हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो अपने बारे में भी जानकारी हो जाती है, और फिर हम दूसरे लोगों से भी आसानी से एडजस्टेबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। पता है इंट्रोवर्ट है तो विल नॉट मेक एडजस्टमेंट मच, इंट्रोवर्ट है तो हाँ ठीक है, वो कई बार अपनी सैक्रिफाइस कर देता, छोड़ दो यार, भला हो रहा है तो इसमें मेरे का कुछ नहीं, अगर मेरे कुछ हिस्सा छोड़ने से लोगों का भला हो जाएगा तो मैं तो ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। दैट इज एक्स्ट्रा टाइप ऑफ पर्सन। इंट्रोवर्ट, अरे नहीं मर जाऊंगा पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोग भी होते हैं। यस, मैंने वही तो कहा, नाम अलग अलग दे दिया है,
मैंने इसलिए तो आपको दिया है कि इफ यू विल फाइंड कंपैरिजन एक ही मिलेगा, पर इन्होंने अलग अलग नाम दे दिए है अपने हिसाब से। साइकोलॉजिस्ट ने, किसी ने कहा कि मेरे हिसाब से ये है, उसने अध्ययन किया, लेकिन बेस तो ऑफ स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम, जो मेन पैटर्न है, बनावट तो सेम ही मिलेगी, आप किसी में भी चल के आ जाना। उसने अपने अपने हिसाब से टेम्परामेंट और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है। एक ही थ्योरी को हर एक साइकोलॉजिस्ट अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता है। ये साइकोलॉजी से उसने बताया कि मेरे हिसाब से ऐसे, जैसे आप हम किसी समस्या पर डिस्कस करें, आप कहो मेरे हिसाब से तो इसके 2 ये समाधान हो सकते हैं, आप कहोगे नहीं 2 की जगह 3 हो सकते हैं, आप कहोगे नहीं 3 से नहीं 5 बताते तो ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम एक एनालिसिस और थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। रास्ता ही तो बता रहे हो, जितने हो सकते, जितनी जानकारी है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऐसा नहीं मन से कह दिए, पर देन यू हैव टू प्रूव इट। डेटा देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, तब थ्योरी हो जाएगी। कहने मात्र से काम नहीं होता। दिस थ्योरीज आर प्रैक्टिस, प्रिंसिपल, थ्योरी जनरेशन तब होता है कि हाँ वास्तव में ऐसा है, तो देन गिव द एविडेंस, लेट अस हैव द ट्रायल। इफ यू आर गेटिंग द सेम फाइंडिंग्स, हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं 2 नहीं, इसका 3 भी हो सकते हैं, इसका 4 भी हो सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द डेटा। ऐसे थ्योरीज डेवलप होती हैं। तो अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे दिस क्लासिफिकेशन, एंडिंग विद दिस, देन थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। उसमें सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे अपन, उसका कंट्रीब्यूशन, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किस तरीके से 5 स्टेज थ्योरी है, किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है पर्सनालिटी के आधार पर, देन इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया इसमें कोई डाउट होता आप पूछना। ओके देन, थैंक यू।